हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस क्लास। तो आज हम लोग जो पढ़ने जा रहे हैं दैट इज मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, जैसे पिछले क्लास जब हम इलेक्ट्रिसिटी हमने पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जब करंट फ्लो होता है तो उस करंट के बहुत सारे और इफेक्ट्स भी आते हैं। जैसे हमने अभी पिछली क्लास में हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देखा। तो क्या देखा था हमने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में आपने देखा था कि जब भी किसी वायर से जब करंट फ्लो होता है और उस वायर का रेजिस्टेंस यूजुअली हाई होता है तो वो वायर हीट होने लग जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे, बहुत बेसिक सा एग्जांपल है कि अगर आप हीटर या कोई भी इमर्शन रॉड जो हम लोग यूजुअली ठंडे में यूज करते हैं, अगर हम, क्योंकि हमें पता होता है कि उसकी रेटिंग जो होती है, करंट रेटिंग ज्यादा होती है, यानी कि वो सप्लाई से करंट ज्यादा ड्रॉ करता है। तो अगर हमने इस चीज को कनेक्ट कर दिया पावर सॉकेट से और उसके वायर को हमने पतला कर दिया, तो रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? R इज इक्वल्स टू रो L बाई A, वेयर L इज द लेंथ ऑफ द वायर एंड A इज द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ द वायर। हमें पता होता है वायर अगर ये है तो इसका ये जो एरिया होता है इसको क्रॉस सेक्शन एरिया कहते हैं। हीटिंग डिवाइस है, वो बहुत ज्यादा करंट खींचेगा किससे? सप्लाई से। और अगर उसके वायर को आपने बहुत पतला रखा है तो क्या होने वाला है? वायर पतला है तो उसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, यानी क्रॉस सेक्शन एरिया कम होगा। तो अगर डिनोमिनेटर कम है तो रेजिस्टेंस उसका क्या होगा? ज्यादा होगा। और अगर रेजिस्टेंस उसका ज्यादा है, इट मींस कि जो हीट लॉस होता है, जो हीट का हमने फॉर्मूला पढ़ा था I स्क्वायर इंटू R, तो करंट वो ज्यादा खींच रहा है और रेजिस्टेंस भी ज्यादा है, तो इससे क्या होगा? उसमें आग लग जाता है, उस वायर में आग लग जाता है। इसी वजह से जो वायर हम यूज करते हैं उसका डायमीटर यानी क्रॉस सेक्शन एरिया को हम क्या करते हैं? थोड़ा बढ़ा करके यूज करते हैं, ताकि वो उतना रेटिंग का वायर, रेटिंग का करंट यूज कर सके विदाउट वायर में आग लगाए हुए। अब इस बात को ये समझना है कि ये करंट का हीटिंग इफेक्ट था। जैसे कि हमने इलेक्ट्रिसिटी यानी कि करंट के हेल्प से हमने हीटिंग इफेक्ट को यूज किया। जैसे इमर्शन रॉड को हम यूज करते हैं ठंडी में नहाने के लिए, गर्म पानी से नहाने के लिए। आयरन प्रेस का यूज करते हैं, उसमें भी क्या होता है? उसमें अगर आप जो प्रेस है उसके बेस को हटा के देखोगे तो उसमें नाइक्रोम वायर जो होते हैं वो बहुत ज्यादा टर्न एंड ट्विस्टेड होकर के लपेटे जाते हैं उसमें, और उसी हीट की वजह से हम उसका दूसरा यूज कर पाते हैं। तो सिमिलरली जैसे इलेक्ट्रिक करंट एक वायर में फ्लो हो रहा था और हमें पता है कि जब भी करंट फ्लो होगा तो हीटिंग आएगी उस वायर में, और इस नॉलेज को हमने अपने डिफरेंट पर्पस के लिए, जहां जहां पे हमें हीट की जरूरत पड़ती है, हम इसी प्रिंसिपल को यूज कर लेते हैं। तो सिमिलरली करंट का कोई और इफेक्ट भी है क्या? तो दूसरा इफेक्ट आता है करंट का, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट ये समझ चुके हैं हम पिछले क्लास में। तो अब मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका मतलब क्या है? मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का मतलब है कि अगर कहीं पे करंट फ्लो हो रहा है तो उस करंट के चारों तरफ एक मैग्नेटिक फील्ड भी होता है, और उस मैग्नेटिक फील्ड को हम वैसे यूज कर सकते हैं जैसे हम नॉर्मल मैग्नेट को यूज करते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेट्स के बारे में पढ़ोगे, कैसे आप इलेक्ट्रिसिटी से किसी एक पीस को आप मैग्नेट के तौर पे एक्ट करा सकते हो। सिमिलरली जैसे हमें पता था कि करंट अगर फ्लो होता है तो उस करंट की वजह से हीटिंग इफेक्ट आएगा, तो उस हीट को हम बहुत अलग अलग पर्पस के लिए यूज करना चाहे तो हम जैसे यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर करंट फ्लो हो रहा है तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट होगा, और इस मैग्नेटिक इफेक्ट को आप यूज कर सकते हो नॉर्मली जैसे आप मैग्नेट यूज करते हो। तो अब एक सवाल मैं पूछता हूं, जैसे अगर इस वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो इसके चारों तरफ मैंने बोला मैग्नेटिक फील्ड बनेगा। अभी कैसे बनता है इसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा, बट अभी के लिए आप मान के चलो। तो दूसरा क्वेश्चन आएगा कि इसका उल्टा हो सकता है क्या? यानी कि अगर कोई मूविंग मैग्नेट हो, यानी अगर ये मैग्नेट मूव कर रहा हो, नॉर्थ साउथ ये बार मैग्नेट है, अगर ये मूव कर रहा हो तो सर क्या ये इलेक्ट्रिक करंट ला सकता है? जैसे आपने बोला कि अगर एक वायर में करंट जा रहा है तो उस करंट से क्या होता है? उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स आते हैं, मैग्नेटिक फील्ड बनती है। तो अब मेरा सवाल उल्टा है, इस बार मैं मैग्नेट को ले रहा हूं और मैं मैग्नेट को मोशन करा रहा हूं, और मैं ये पूछ रहा हूं क्या इससे आपको कहीं ऐसा हो पाएगा कि इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा? तो यस, ये भी पॉसिबल है। इसको कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का मतलब क्या है इसको समझो। अगर आपने कोई कंडक्टर लिया है, इस कंडक्टर में आप एक मूविंग मैग्नेट को, मतलब नॉट ये बार मैग्नेट है, इसको अगर मैं बार बार अंदर बाहर करूं इसके, तो इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या होगा? इसके अंदर एक करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा।
और यही सेम प्रिंसिपल हम आगे चल करके यूज करेंगे द वर्किंग ऑफ मोटर जनरेटर में। इन्हीं सब प्रिंसिपल का यूज होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन इनका ही यूज किया जाता है। तो यानी दोनों पॉसिबिलिटी है, यानी अगर कोई करंट कहीं फ्लो हो रहा है किसी वायर में तो उसके चारों तरफ मैग्नेटिक इफेक्ट्स आएंगे। दूसरा, अगर कोई मूविंग मैग्नेट है तो वो मूविंग मैग्नेट अगर किसी कॉइल से लिंक करेगा तो उसके अंदर वो करंट फ्लो करा सकता है। बट क्योंकि ये दूसरा वाला जो इफेक्ट है यानी जस्ट इसका ऑपोजिट, वो हमें आगे के चैप्टर में पढ़ना है, तो हम अपने डिस्कशन को यही तक लिमिट करेंगे। जो हमें पढ़ना है हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पिछले क्लास में देख लिया, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट इस चैप्टर में पढ़ेंगे और जस्ट इसका ऑपोजिट जो है वो आगे के चैप्टर में देखा जाएगा। तो अब हम आते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के ऊपर आते हैं। चलिए ठीक है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। उससे पहले मैं एक सवाल पूछ रहा हूं, व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड? ये हमें पता है कि भाई मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट तो आप पढ़ोगे, लेकिन पहले ये बताओ यार व्हाट इज फील्ड? पहली फील्ड क्या होती है और मैग्नेटिक फील्ड ये है क्या? ये वर्ड जो मैं सुन रहा हूं बार बार, इस वर्ड का मतलब क्या है? तो देखो, फील्ड को आपको अगर समझना है, अगर आप समझना चाहते हो कि फील्ड क्या है, तो पहली बात बहुत सिंपल भाषा में समझना, वो एरिया किसी भी रीजन का, जैसे अगर मैं बोलूं जैसे मैग्नेटिक फील्ड की मैं बात करूं कि चलो सिंपली तौर पे समझते हैं मैग्नेटिक फील्ड क्या है और फील्ड क्या है, दोनों का मतलब समझेंगे। तो पहले फील्ड का सिंपल मतलब होता है, अगर हम साइंस एंड टेक यानी कि साइंस के भाषा में बात कर रहे हैं फील्ड का, क्योंकि दूसरे भाषा में फील्ड का मतलब होता है खेत, मैदान, ये सब जगह होते हैं। यहाँ पे फील्ड बोलने का मतलब ये है कि फील्ड वो एरिया होता है, वो रीजन होता है, जिस रीजन में आपको किसी भी तरीके का फोर्स एक्सपीरियंस करने को मिले, उसे हम फील्ड कहते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे ग्रेविटेशनल फील्ड, ये हमें पता है, ये हमने सुना है, बचपन से सुना है, क्लास 9 से ही आप लोगों को पता है ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, अर्थ का अपना एक ग्रेविटेशनल फील्ड होता है। मतलब उस फील्ड में यानी कि अर्थ के अगर उस रीजन के अराउंड में आप रहोगे तो अर्थ आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगी। जितने रीजन में अर्थ आपके ऊपर फोर्स लगा रही है वो कहलाएगा ग्रेविटेशनल फील्ड। जिस पहले तो आप अर्थ के अंदर में हो यानी आप अर्थ के उस रीजन में हो, तो आपके ऊपर एक फोर्स लग रहा है, वो फोर्स कहां लग रहा है? डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप किसी भी चीज को छोड़ो, जैसे मैं इस चीज को छोड़ रहा हूं तो ये नीचे गिर रहा है, इसका मतलब ये अर्थ की फील्ड में है और इसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो इसके ऊपर फोर्स लग रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में। तो कोई भी रीजन जहां हम फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, किसी भी तरह का फोर्स एक्सपीरियंस कर सके, उसको हम फील्ड कहेंगे। अब उस फोर्स का नेचर क्या होगा ये डिसाइड करेगा कि वो फील्ड कैसी होगी। अगर वो जो फोर्स है वो ग्रेविटेशन की वजह से लग रहा है तो हम उस फील्ड को क्या बोलेंगे? ग्रेविटेशनल फील्ड। अगर वो फोर्स इलेक्ट्रिक की वजह से लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फील्ड। चार्ज की वजह से लग रहा है तो उसको इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। अगर वो फोर्स मैग्नेट की वजह से लग रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे? मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। तो यहाँ पे ये मतलब समझना बहुत जरूरी है, फील्ड क्या होता है। ये मैग्नेटिक वर्ड क्या है सर? मैग्नेटिक फील्ड पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, ग्रेविटेशनल फील्ड पता है। अब आपको शायद मतलब पता है कि फील्ड मतलब जहां हमें फोर्स एक्सपीरियंस हो सके, उस फोर्स का नेचर क्या है, वो फोर्स आ कहां से रहा है, ओरिजिनेशन क्या है, वो डिसाइड करता है कि वो फील्ड कैसी बनेगी। वो मैग्नेटिक फील्ड बन सकती है, इलेक्ट्रिक फील्ड बन सकती है, ग्रेविटेशनल फील्ड बन सकती है, तरह तरह की फील्ड हो सकते हैं। मैग्नेटिक फील्ड के बारे में समझ में आ गया। तो अब हम ये बोलेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड, दिस इज अ मैग्नेट, दिस इज नॉर्थ एंड साउथ। तो ये मैं बोल रहा हूं कि यार देखो, ये बार मैग्नेट रखा हुआ है, ठीक है। अगर ये बार मैग्नेट है, इस बार मैग्नेट के सराउंडिंग में एक रीजन ऐसा होगा जिस रीजन में कोई भी मैग्नेट को अगर मैं लेके आऊं तो उसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा और उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। लेकिन ये बात समझ में आएगा, मैग्नेटिक फील्ड इसको कहते हैं कि ये रीजन जिस रीजन में इसके ऊपर फोर्स लगेगा और ये फोर्स ये मैग्नेट लगा रहा है तो उसको हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ग्रेविटेशनल फील्ड को अगर मैं बोलूं कि ड्रॉ करके दिखाओ, तो पहली बात तो आपको ये पता होना चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस को अगर ड्रॉ करना है, फील्ड लाइंस ड्रॉ करने का मतलब होता है डायरेक्शन ऑफ फोर्स। सिंपल लाइन में समझना है। मैंने फील्ड में बोला कि फील्ड वो रीजन होता है जहां पे फोर्स एक्सपीरियंस होता है, ठीक बात। लेकिन उस फोर्स का डायरेक्शन क्या है, अगर आप उसको ड्रॉ कर लोगे तो उसका मतलब आप फील्ड लाइंस बना दिए। फील्ड लाइंस क्या बताती है? डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती है। जैसे अगर मैं बोलूं कि भाई इस स्पेस में ग्रेविटेशनल फील्ड है, तो इस पे इसकी ग्रेविटेशनल फील्ड लाइंस कैसे होंगी? तो आप सीधा ऐसे बना दोगे, एरो डाउनवर्ड। क्यों आपने डाउनवर्ड बना लिया? क्योंकि आप कहीं पे भी जा रहे हो, आप पे फोर्स जो हो रहा है वो ऑलमोस्ट बराबर लग रहा है और डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है, तो ये हो गया ग्रेविटेशनल फील्ड लाइन समझने के लिए। तो अब मैं बोलूंगा यार कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी तो होंगी। अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो मैग्नेटिक फोर्स का डायरेक्शन कैसा लग रहा है वो भी तो मुझे पता करना है। तो मैंने क्या किया, मैंने एक व्हाइट पेपर लिया, उस व्हाइट पेपर पे मैंने इस बार मैग्नेट को रखा, एक शीट ऑफ व्हाइट पेपर रखा, उसके ऊपर ढेर सारी आयरन फिलिंग्स, मतलब
आयरन को पीस दो, उसको बुरादा जैसा बना दो, पाउडर फॉर्म में हल्का सा कर दो, आयरन फिलिंग्स को क्या कर दिया, उस पूरे शीट पे बिखेर दिया और बीच में मैग्नेट रख दिया। तो आप देखोगे एनसीईआरटी में भी वो डायग्राम बना करके आपको दिखाया कि जैसे मैग्नेट आपने यहाँ पे लगाया उस शीट ऑफ पेपर पे, इस व्हाइट शीट ऑफ पेपर पे अगर मैंने ऐसे मैग्नेट लगा दिया और ये मैग्नेट यहाँ पे नॉर्थ और ये साउथ, और मैंने आयरन फिलिंग्स ढेर सारी रखी है, तो आयरन फिलिंग्स जो होंगी वो कुछ ऐसे ऐसे आपको दिखाई देंगी, वो इसके अराउंड आकर के ऐसे ऐसे इकट्ठा हो जाएंगे। तो इसका मतलब इससे मेरे को ये समझ में आ गया कि इस आयरन के ऊपर, इस आयरन फीलिंग्स के ऊपर ये जो बार मैग्नेट है ये फोर्स लगा रहा है, और ये फोर्स कुछ इस तरीके से लगा रहा है। तो मैंने बोला कि यार अगर मुझे फोर्स का डायरेक्शन पता चल जाएगा तो मैं फोर्स फील्ड लाइंस बना सकता हूं, जो फील्ड लाइंस फोर्स को बताते हैं। तो मैं बोलूंगा ये हो गया फील्ड लाइंस। अब इसी को मैं थोड़ा सा डार्क बना दूंगा, दिस इज मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है भाई, इस पे फोर्स ऐसा लग रहा है तो इसको ऐसे मैंने बना दिया। अब लेकिन एक अगला सवाल आएगा कि सर इसमें आपको डायरेक्शन भी बताना है ना, कि अगर मैं आयरन फीलिंग रखूंगा यहाँ पे तो वो इधर जाएगा या इधर जाएगा, क्योंकि इसमें एरो तो है नहीं, एरो देख करके तो मैं बता नहीं सकता कि सर ये फील्ड लाइंस जो है वो किस डायरेक्शन में लग रही है, लेफ्ट से राइट लग रही है, राइट से लेफ्ट लग रही है, कैसे लग रही है। ठीक है, क्योंकि आपने तो बस केवल उस एक्सपेरिमेंट से मुझे ये समझ में आया कि हाँ इतने एरिया में इस जगह पे फोर्स लग रहा है, लेकिन उसका डायरेक्शन क्या है मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। तो एक कन्वेंशन होता है, कन्वेंशन फॉलो किया जाता है, और वहां पे उस कन्वेंशन को ऐसे फॉलो किया जाता है कि एक मैग्नेटिक कंपास है, मैग्नेटिक कंपास ऐसा होता है, एक उसमें होता है नॉर्थ पोल और एक होता है साउथ पॉइंट होता है। तो अगर हमें इस मैग्नेटिक कंपास को मैग्नेट के पास लेके जाना है और नॉर्थ पोल को सिर्फ इमेजिन करना है, और नॉर्थ पोल जिधर जिधर डिफ्लेक्ट करता जाएगा, जहां जहां पे नॉर्थ, ये जो कंपास का साउथ वाला भी है लेकिन साउथ वाले को इग्नोर करेंगे, उस कन्वेंशन के हिसाब से हमें सिर्फ इसके नॉर्थ टिप को ध्यान देना है, और इस मैग्नेट के रीजन में ये कैसे कैसे डिफ्लेक्ट कर रहा है उस डायरेक्शन में हम ड्रॉ करते जाएंगे लाइन को, और हमें मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बन जाएगी। तो अगर ऑब्वियसली बात है नॉर्थ में रखोगे तो नॉर्थ से अवे की तरफ जाएगा, क्योंकि नॉर्थ पॉइंट को हम देख रहे हैं, तो नॉर्थ के पास अगर मैं नॉर्थ को रखूंगा तो इसको रिपेल करेगा, इससे अवे, और साउथ की तरफ ये अट्रैक्ट होगा तो ये ऐसे जाएगा। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आपकी ऐसे बन गई। और ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो आपने बनाई है, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है ये डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती है, और ये नॉर्थ पोल को रेफरेंस में रख करके बनाई जाती है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास। ठीक है, मैग्नेटिक कंपास का नॉर्थ पोल मैंने लिया और इस मैग्नेट के पास में रखता गया, जैसे जैसे उसका डिफ्लेक्शन आया उस रास्ते को मैं ज्वाइन करता चला गया, और मुझे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है पता चल गई। ठीक है, अच्छा अब हुआ ये था कि सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट अर्स्टेड, एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ये नोटिस किया था, उन्होंने ये देखा था कि ये एक वायर है, कॉपर वायर है, और ये कॉपर वायर में ये यहाँ पे बैटरी लगी हुई है, और इस कॉपर वायर से इस कॉइल में करंट फ्लो हो रहा था, और जैसे ही जब करंट इसमें फ्लो हो रहा है, और यहाँ पे जब जैसे ही मैंने एक मैग्नेटिक कंपास को यहाँ पे लाया तो मैंने देखा कि मैग्नेटिक कंपास के अंदर रिफ्लेक्शन होना स्टार्ट हुआ। उन्होंने इस चीज को नोटिस किया था फर्स्ट टाइम, और वहां से उनके दिमाग में आया कि यार एक इलेक्ट्रिक करंट के अराउंड मैग्नेटिक इफेक्ट भी हो सकता है, दैट इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसीलिए क्योंकि इन्होंने फर्स्ट टाइम ऑब्जर्व किया था, तो इसीलिए उसका जो यूनिट है उसका यूनिट भी अर्स्टेड उसको बोलते हैं। जैसे मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट होती है उसको टेस्ला भी बोलते हैं और अर्स्टेड भी बोलते हैं। टेस्ला भी यूनिट है उसकी, निकोला टेस्ला के नाम पे, और हेनरी अर्स्टेड के नाम पे भी उसका जो दूसरा यूनिट है वो भी यूज करते हैं। ठीक है, तो इन्होंने फर्स्ट टाइम ये इसके बारे में बताया था। तो अभी तक हमें क्या पता है, मैग्नेटिक इफेक्ट, हमें पहले फील्ड के बारे में पता चला, फिर मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पता चला, फिर हेनरी अर्स्टेड का वो एक्सपेरिमेंट याद आया, फिर हमने मैग्नेटिक फील्ड लाइंस को कैसे ड्रॉ किया वो भी हमने इसके बारे में देखा। ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो ड्रॉ हो रही हैं, ये किसके हिसाब से हो रही है, नॉर्थ पोल ऑफ मैग्नेटिक कंपास के हिसाब से, उसको रेफरेंस में लग करके हम इसको ड्रॉ कर रहे हैं। ठीक, इतनी बात क्लियर होगी। सुनो कि अर्थ की भी अपनी एक मैग्नेटिक फील्ड है। ठीक है, यानी कि जैसे पुराने टाइम में लोग कैसे डायरेक्शन फाइंड करते थे, तो पुराने टाइम में लोगों के पास कंपास होता था, और वो कंपास अपने आप को अलाइन करता था, और उस कंपास के डायरेक्शन से लोगों को पता चलता था कि दिस इज नॉर्थ पोल, दिस इज साउथ पोल,
जब को पता होगा कि पहले के टाइम में वास्को डी गामा और जो बड़े बड़े वॉयजर होते थे, वॉयजर मतलब जो समुद्री यात्रा पे निकलते थे या फिर कहीं जाते थे, तो अपने पास एक मैग्नेटिक कंपास रखते थे। उस कंपास से वो क्या होता था कि नॉर्थ साउथ ये प्रेडिक्ट कर पाते थे। और ये कैसे प्रेडिक्ट कर पाते हैं? जस्ट मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ का, उसकी हेल्प से वो प्रेडिक्ट कर पाते हैं। सिमिलरली आपको ये पॉइंट पता होगा कि जैसे बहुत सारे जानवर ऐसे भी हैं, जैसे वेल या और भी बहुत सारे जानवर, चिड़िया वगैरह जैसे हो गई, ये क्या करते हैं कि जब अपना ये डिस्टेंस तय करते हैं, बहुत लार्ज डिस्टेंस जब तय करते हैं, तो ये भी अर्थ की मैग्नेटिक फील्ड का यूज करते हैं अपने डायरेक्शन को सेंस करने के लिए। तो ये सब पॉइंट, यानी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी होता है। तो इसके बारे में थोड़ा हम एक ब्रीफ समझेंगे कि अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, दिस इज अर्थ, इसका मैग्नेटिक फील्ड है। सर इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड कैसे आएगा? मैग्नेटिक फील्ड अर्थ का कैसे है? सर अर्थ में कहां करंट फ्लो हो रहा है कि उसका मैग्नेटिक फील्ड होगा? क्योंकि अभी आपने बताया कि मैग्नेटिक फील्ड जो है वो करंट फ्लो होने की वजह से भी होता है। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन रहा है? और अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो रिलेटिवली काफी वीक होता है, ठीक है। अभी एग्जांपल के तौर पे आप समझो, जैसे अर्थ है, आपको पता होगा कि अर्थ के अंदर भी बहुत सारे लेयर होते हैं। जैसे एक कोर होता है, कोर के बाद एक मेंटल होता है, मेंटल के बाद क्रस्ट होता है। तो कोर वाले अगर रीजन में आप आओगे, अर्थ के जब कोर में आप आओगे, तो अर्थ के कोर में क्या मिलता है आपको? जितने भी हैवी मेटल्स होते हैं ये सब मिलते हैं आपको। और ये सारे किस में होते हैं, किस स्टेट में होते हैं? ये मोल्टन स्टेट में होते हैं, यानी पिघले हुए होते हैं। और इसमें क्या होता है? निकल होता है, आयरन होता है, और भी बहुत तरह के हैवी मेटल्स जो होते हैं इसके कोर में होते हैं, और ये पिघले हुए कंडीशन में होते हैं। और हमें पता है क्योंकि अर्थ अपनी एक्सिस पे भी रोटेट करता है, तो जब ये रोटेट करते हैं तो इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, जब ये रोटेट कर रहे हैं तो इसका मतलब एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन या चार्ज पार्टिकल का मूवमेंट हो रहा है। एंड बिकॉज ऑफ दिस अर्थ का अपना एक मैग्नेटिक फील्ड आता है, दैट इज ऑल्सो ए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ दिस इलेक्ट्रिक करंट। अब इस इलेक्ट्रिक करंट का, यानी कि जो कोर के रोटेशन की वजह से जो चार्ज पार्टिकल रोटेट हो रहे हैं और उस रोटेशन की वजह से उसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है। अब ये अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, ठीक है। तो जब मैंने, अब थोड़ा लॉजिक से सोचते हैं कि अगर मान लो कि मैंने अपने कंपास को लिया और कंपास ने मेरे को नॉर्थ बताया इस डायरेक्शन में, तो क्या वो एग्जैक्टली नॉर्थ पोल होगा? वो मतलब हमें पता है कि अगर हम किसी कंपास को, कोई कंपास है कि दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, और अगर ये इस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है तो इसका मतलब होगा कि इधर कहीं साउथ रहा होगा। किसी बार मैग्नेट की अगर मैं बात करूं तो बार मैग्नेट का इधर साउथ पोल रहा होगा और इधर नॉर्थ पोल होगा। ऐसा क्योंकि हमेशा जो नॉर्थ होता है ऑपोजिट को अट्रैक्ट करता है ना। अभी भी हमने देखा कि नॉर्थ जो होगा वो नॉर्थ तो डिफ्लेक्ट करेगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि जो कंपास हमें नॉर्थ दिखा रहा है, इसका मतलब एक्चुअली में यहाँ पे जो अर्थ का मैग्नेटिक मतलब साउथ पोल होगा, मैग्नेटिक साउथ पोल होगा यहाँ पे। और इस साइड में अगर साउथ इधर दिखा है तो एक्चुअल में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड जो है उसका इधर नॉर्थ पोल होगा। लेकिन इस कंफ्यूजन को हटाने के लिए हम सीधा ये बोल देते हैं कि भाई कंपास ने जिधर दिखा दिया नॉर्थ, मतलब उधर नॉर्थ हो गया। और इसीलिए कई बार उसको नॉर्थ सीकिंग पोल कहते हैं, नॉर्थ सीकिंग पोल, ठीक है। तो ये बेसिकली अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड्स के बारे में बात होगी और अर्थ के बारे में हमने काफी कुछ डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है दैट इज मैग्नेटिक फील्ड थ्रू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। अब हमें देखना है कि जैसे अपने बार मैग्नेट के केस में क्या देखा कि एक बार मैग्नेट है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कैसे हुआ। तो हमें पता है कि अगर बार मैग्नेट है तो बार मैग्नेट के चारों तरफ में क्या होगा, एक ये फील्ड ऐसा बनाएगा जहां पे मैं एक सिमिलर मैग्नेट को लाऊंगा तो ये उस मैग्नेट पे फोर्स लगाएगा। यानी कि अगर यहाँ पे मैंने कोई आयरन का पार्टिकल लिया या फिर आयरन की जगह पे अगर मैं फिलहाल के लिए छोटा सा मैग्नेट की बात कर रहा हूँ, तो ये इसको या तो अट्रैक्ट करेगा या तो रिपेल करेगा। डिपेंड करता है कि ये इसके कौन से पोल को, कौन सा पोल है ये, ठीक है। वैसे तो आइडियली ऐसा हो, प्रैक्टिकली ऐसा होता है, कोई एक मोनोपोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। मतलब अगर कोई आपने मैग्नेट बनाया तो अगर नॉर्थ है तो उसके साथ साउथ आएगा ही आएगा, साउथ है तो उसके साथ नॉर्थ। आप कोई ऐसा आइडियल पीस नहीं ला सकते हो जो नॉर्थ हो और साउथ ना हो। इसीलिए आप कभी देखना कि अगर आपके पास दो मैग्नेट है तो एक तरफ से वो रिपेल करता जाएगा, उसको भगाता जाएगा, और दूसरी तरफ से जब आप करोगे तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, ठीक है, क्योंकि दोनों पोल साथ में एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर ये बार मैग्नेट है तो इस बार मैग्नेट के चारों तरफ एक फील्ड होगा जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट पे ये फोर्स लगाएगा, आइदर अट्रैक्ट करेगा और रिपेल करेगा। डिपेंड्स कि ये किस तरह का पोल है, नॉर्थ पोल है या साउथ पोल है, ठीक है। या फिर अगर मैं एक मैग्नेटिक कंपास लेकर के आऊं तो ये मैग्नेटिक कंपास के नॉर्थ पोल को डिफ्लेक्ट करेगा। अब हमने डिसाइड किया कि यार अगर कोई इसकी चारों तरफ फोर्स लगेगा, जैसे मान लो इतना बड़ा एरिया मैंने मान लिया कि इस एरिया में ये मैग्नेट जो है ये फोर्स लगा रहा है, ठीक है, बात सही है। तो अब मुझे कोई ये बताए कि ये फोर्स कैसे लगा रहा है, ऐसे लगा रहा है फोर्स, ऐसे लगा रहा है फोर्स,
ऐसे फोर्स लगा रहा है, कैसे फोर्स लगा रहा है, कौन से डायरेक्शन में लगा रहा है। तो इसको पता करने के लिए हमें क्या चाहिए, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती है। तो मैं क्या करूंगा, मैं मैग्नेटिक कंपास को लाऊंगा और उसका सिर्फ नॉर्थ पोल को पकड़ूंगा और इस नॉर्थ के रिस्पेक्ट में देखूंगा कि जब मैंने यहाँ पे रखा तो इसका नॉर्थ पोल जो था वो इस डायरेक्शन में था, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ये नॉर्थ और ये नॉर्थ एक दूसरे को अपोज करेंगे, मतलब रिपल्शन आएगा तो वो इस डायरेक्शन में आ जाएगा। फिर मैं यहाँ पे लाऊंगा तो उसका डायरेक्शन कुछ ऐसा हुआ नॉर्थ पोल का, फिर इस डायरेक्शन में कुछ ऐसा, ऐसे ऐसे करके मैं बनाता जाऊंगा और मुझे ओवरऑल और इन्हीं सारे पॉइंट्स को जब मैं जोड़ूंगा तो ये डायग्राम मुझे मिल जाएगा ऐसा। और क्योंकि नॉर्थ पोल को ही लेकर के मैंने वो डायरेक्शन बनाया है तो इस हिसाब से बना कि बाहर में मैग्नेट्स के बाहर में नॉर्थ से फील्ड लाइंस निकलती हैं और साउथ में जाती हैं और अंदर जस्ट नॉर्थ, मतलब ये पूरा एक कंप्लीट लूप बनाती है। तो अंदर साउथ से नॉर्थ की तरफ जाती है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस और बाहर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ जाएंगी। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस के बारे में अगर मैं प्रॉपर्टी लिखना स्टार्ट करूं तो सबसे पहली बात आपको क्या लिखना है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होती है वो क्लोज लूप बनाती है, ठीक है। बाहर कैसा डायरेक्शन है इनका, नॉर्थ से निकलती है और कहां जाती है, साउथ में, और अंदर साउथ से नॉर्थ में। पहला डायरेक्शन, पहला पॉइंट प्रॉपर्टी क्लियर हो गया। दूसरा प्रॉपर्टी, जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है वो किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को रिप्रेजेंट करती है। तो आप ये भी लिख सकते हो कि जो फील्ड लाइंस है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ये किसको रिप्रेजेंट करती है, फोर्स को रिप्रेजेंट करती है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तीसरा, मैग्नेटिक फील्ड जितनी करीब, जितने क्लोज होंगे उतना स्ट्रॉन्ग फील्ड होगा और जितना दूर दूर होंगे वहां उतना वीक मैग्नेटिक फील्ड होगा। जैसे यानी कि क्लोजनेस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्या बताती है कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बहुत स्ट्रॉन्ग है और अगर मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर हैं तो वहां मैग्नेटिक फील्ड्स वीक है। जैसे मैं अगर इस पॉइंट पे किसी को रखूं और यहाँ पे इस पॉइंट पे किसी को रखूं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा मैग्नेटिक फोर्स जो लगेगा वो इस जगह पे लगेगा रादर देन इस जगह के कंपैरिजन में, क्योंकि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस दूर दूर है और यहाँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्लोज है। तो इस वजह से यहाँ मैग्नेटिक फील्ड यानी मैग्नेटिक फोर्स यहाँ पे ज्यादा होगा एज कंपैरिजन टू यहाँ। और ऑब्वियसली बात है जैसे आप मैग्नेट से दूर जाते जाओगे जो फील्ड का स्ट्रेंथ है यानी जो फोर्स का स्ट्रेंथ है वो इनवर्सली स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस पर डिपेंड करता है। वो आगे हम पढ़ेंगे। उसका डिस्टेंस, जैसे आप डिस्टेंस बढ़ाओगे उस डिस्टेंस से वो रिड्यूस होना स्टार्ट होगा। तो आपको ये पता होना चाहिए कि क्लोज फील्ड लाइंस है तो मतलब फोर्स जो होगा वो ज्यादा अमाउंट का होगा, और फार यानी डिस्टेंट फील्ड लाइंस होंगी तो फोर्स क्या होगा, कम होगा। तो ये पॉइंट आपको समझने की बहुत ज्यादा जरूरत है कि फील्ड लाइंस के बीच में कितनी स्पेसिंग है, वो बताएगा आपको कि वहां पे जो मैग्नेटिक फोर्स है वो स्ट्रॉन्ग है या वीक है। ठीक है, तो ये हो गया। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है, अब हम देखेंगे मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग कंडक्टर। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट फील्ड। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे आप देख सकते हो कि अगर ये मैग्नेट है नॉर्थ, अब कोई अगर आपको बोले प्रॉपर्टीज में, इसी प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टीज आप ऐड करो कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस हैं दे नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। इसका मतलब क्या है, देखो यहां जितनी भी मैग्नेटिक फील्ड लाइंस है कोई एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर रही है। यानी ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से लगे, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइन से, कभी ऐसा नहीं हुआ कि एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे जा रही थी और दूसरी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ऐसे आ रही है सेम मैग्नेट पर। क्यों ऐसा? क्योंकि अभी हमने देखा कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है वो डायरेक्शन ऑफ फोर्स को बताती है, और अगर यहाँ पे इस पर्टिकुलर जगह पे कि दोनों मैग्नेटिक फील्ड लाइंस क्रॉस करेंगे तो आप यहाँ पे नहीं बता पाओगे कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स किधर है। एक फोर्स इधर बता रहा है और एक फोर्स इधर बता रहा है, तो आप कैसे डिसाइड करोगे कि भाई जो आपका कंपास है, मैग्नेटिक कंपास है, वो किस डायरेक्शन में डिविएट करे, इधर या इधर? तो पॉसिबल नहीं है। तो यानी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइंस एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, क्योंकि जब भी ये इंटरसेक्ट करेंगी वहां पे दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स आएंगे। दो डायरेक्शन ऑफ फोर्स नहीं पॉसिबल है, एक मैग्नेटिक फील्ड में एक ही डायरेक्शन ऑफ फोर्स पॉसिबल होगा। ये पॉइंट आपको समझ आया। तो इसीलिए मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर।